जब भी हम आंकड़ों को एकत्रित करने जाते हैं हमारे सामने समस्या आती है, क्या सभी आंकड़े जो अवेलेबल है सबको इकट्ठा करना है या उसकी जगह कुछ को इकट्ठा करना है। डिपेंड इस बात का है कि आपका उद्देश्य क्या है आंकड़ों को संग्रह करने का। मतलब जो अनुसंधान करता होता, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, उसके लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य ये बताता है कि सभी आंकड़े चाहिए जिससे हम 100% शुद्ध कलेक्शन कर सके, शुद्ध डेटा हमारे पास आ सके और हमारा जो परिणाम हो बिल्कुल रिलायबल हो, शुद्ध हो, विश्वसनीय हो, तो उस टाइम उसको 100% डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं संगणना विधि, जनगणना विधि, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट गिवन है, आप देख सकते हैं। अब कभी कभी हमारे पास इतना समय नहीं होता है, हमारे पास इतना धन नहीं होता है, हमारे पास इतना श्रम शक्ति नहीं होता है, इवन हमें इतनी ज़्यादा 100% रिलायबल डेटा की ज़रूरत भी नहीं है कि हमें 100% सभी जितने अवेलेबल आंकड़े सबका अध्ययन कर सके। उस केस में हम क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास अवेलेबल डेटा होता है उसमें से हम कुछ को चुन लेते हैं। जैसे प्रिंसिपल साहब को पता करना है कि क्लास में पढ़ाई कैसे चल रही है, तो क्या वो हर एक बच्चे को बैठा के एक टेस्ट लेंगे, रिटन टेस्ट? नहीं, वो तो एग्ज़ाम होता ही रहता है साल भर में। लेकिन प्रिंसिपल सर आप देखेंगे क्लास में कैसा पढ़ाई होता है। क्लास में आएंगे, बेटा तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। 40 बच्चों में से 3 या 4 या 5 बच्चों को खड़ा कर देते हैं और देखते हैं उनका आंसर कैसा होगा। आंसर सबने अच्छा दिया है, इसका मतलब पढ़ाई अच्छी चल रही है। आंसर खराब दिया है, इसका मतलब पढ़ाई खराब चल रही है। इसका मतलब होता है 4-5 स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछ के पूरे 40 बच्चों के बारे में एनालाइज कर लेना, यही आपकी कौन सी विधि है? दैट इज निर्दर्शन विधि। इसको प्रतिचयन भी बोलते हैं और बेसिकली हम बोलते हैं सैंपलिंग मेथड। सैंपल कहते हैं ना, सैंपल ले लो, सैंपल ही है सैंपल। सैंपल का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी जो सारे के बारे में बताए, सबके बारे में बताए। जैसे पूरे क्लास के 40 बच्चों के बारे में वो 5 बच्चों ने रिप्रेजेंट कर दिया, उसी आधार पर सर ने तय कर लिया कि एक्चुअली में पढ़ाई का पोजीशन क्या है। तो आज की इस क्लास में हम पूरी तरीके से इसी चीज़ की बात करेंगे कि सैंपलिंग क्या होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये सैंपलिंग का चुनाव कैसे किया जाता है। क्या मनमाने तरीके से किया जाता है? नहीं, सैंपलिंग यानी कि जो बहुत सारे आंकड़ों में से कुछ आंकड़े चुने जाते हैं अध्ययन करने के लिए, उसके पीछे भी लॉजिक होता है, उसके पीछे भी कई सारे सिस्टम काम करते हैं, उसके पीछे कई सारी विधियां काम करती हैं, जिसको प्रणाली बोलते हैं। किसकी प्रणाली? सैंपलिंग को चुनने की प्रणाली, निर्दर्शन या प्रतिचयन को। अब ये देखिए इसका नाम, इसको निर्दर्शन भी बोलते हैं, प्रतिदर्श भी बोलते हैं या फिर प्रतिचयन भी बोलते हैं। जिस नाम से आ जाए कोई दिक्कत नहीं। ऑब्वियसली इंग्लिश में बोलते हैं इसको सैंपलिंग। सैंपलिंग का सिंपल सा मतलब होता है, अगर आपके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिसके बारे में आपको अध्ययन करना है, लेकिन इसमें खासियत यह है सारे व्यक्ति एक दूसरे किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ को चुन लेते हैं और उस कुछ को चुनना ही हमको क्या बोलते हैं? सैंपल बोलते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं सैंपलिंग। ताकि हम केवल इन कुछ को पढ़ने के बाद, इन कुछ को समझने के बाद हम इस 100% लोगों के बारे में रिजल्ट दे सके, भाई सैंपलिंग होता है। एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ सैंपलिंग का। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या खरीदने जा रहे हैं? आपको खरीदना है चावल। क्या खरीदना है? चावल खरीदना है। और चावल देख के ही खरीदोगे, ऐसा तो नहीं कि भैया चावल दे दो, वो दे दिया। आप कहोगे भैया चावल कैसा है? उसने कहा इस कट्टे में चावल रखा हुआ, देख लो। आपने क्या कट्टे में एक चावल को देखेंगे? नहीं, आप कट्टे में हाथ डालेंगे और एक मुट्ठी चावल आप निकाल लेंगे और एक मुट्ठी चावल निकाल के कहेंगे ये हाँ सही है, चलो दे दो। मतलब एक मुट्ठी चावल से आपने 25 किलो, एक कट्टे में 25 या 26 किलो चावल आता है, उसके बारे में आइडिया लगा लिया, अनुमान लगा लिया कि वो चावल कैसा है। तो एक मुट्ठी जो चावल हुआ वही सैंपल है, सैंपलिंग। कोई अपना सामान बेचने आ जाता है, कोई दवाई वाला आ जाता है, ठीक है ना, वो सबसे पहले कहता है कि सर ये सैंपल देख लीजिए, ये हमारा सैंपल इसी तरह का माल। तो सैंपल देख के अब आइडिया लगा लेते हैं कैसा है। तो इस तरीके से जब सभी के बारे में कुछ डेटा अनुमान लगाने के लिए हम चुनते हैं, उसी को हम बोलते हैं सैंपलिंग या प्रतिदर्श या निदर्शन। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे निर्दर्शन विधि क्या है। समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन आप थोड़ा हम जो है रिटन लैंग्वेज भी समझ लेते हैं। निदर्शन या प्रतिचयन एक ही चीज़ है। या फिर सैंपलिंग एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम सभी इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन, देखिए सभी इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन अनेक स्वीकृति कार्य विधियों की सहायता से इस प्रकार से करते हैं जिससे चुनी गई इकाइयाँ संपूर्ण विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करें। इसका मतलब अगर हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं,
40 बच्चों में से 5 बच्चे को हम चुन लेते हैं और वो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव बच्चे होने चाहिए जो इन 40 के 40 बच्चों के बारे में रिप्रेजेंट करें। जैसे आप कहीं पर कहीं गेम हो रहा है और आपको स्कूल कह रहा है आपके स्कूल को आना है खेलने के लिए, क्रिकेट का मैच हो रहा है और आपके स्कूल को खेलने आना है, तो स्कूल को खेलने आने का मतलब क्या हुआ कि पूरी स्कूल के जो 1000 बच्चे वो थोड़े ना खेलने जाएंगे, नहीं, उस स्कूल के नाम से चुने गए 11 से 15 खिलाड़ी खेलने जाएंगे जो उस पूरे स्कूल का नाम रिप्रेजेंट करते हैं। वो जितना अच्छा खेलेंगे मतलब देखो उस स्कूल ने अच्छा खेला, स्कूल ने अच्छा खेला मतलब उन 15 बच्चों ने अच्छा खेला जो कि उस पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो उस पूरे डेटा के बारे में बताए, उन सभी के डेटा को विशेषताओं को उसमें समाहित होना चाहिए। तो इसका मतलब कुछ डेटा को देखकर सबके बारे में अनुमान लगा लेने की विधि को ही निर्देशन विधि कहा जाता है। और यहाँ पर जो कुछ होता है, कुछ की विशेषताएं, जो सभी डेटा होता है इन सभी विशेषताओं से उचित रूप से मिलनी होनी चाहिए, मैच करता हुआ होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमने क्लास में 40 बच्चे हैं और उसमें से 5 ऐसे बच्चे को खड़ा कर लिया जो बिल्कुल गधे हैं, कुछ नहीं आता। इसका मतलब क्या पूरी क्लास ख़राब है? नहीं, गलत। हमने जिन बच्चों को चुना वो गलत चुना। या फिर क्लास में से 5-4 बच्चे को उन्हीं को खड़ा कर दिया जो बिल्कुल ब्रिलियंट है, क्या पूरी क्लास ब्रिलियंट है? नहीं, यहाँ पर भी चयन गलत हुआ है। तो बच्चे ऐसे होने चाहिए ताकि आपके क्लास के बारे में सही तरीके से आप जो बच्चों को चुनोगे उस बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे भी होने चाहिए तो थोड़ा मीडियम क्लास के हैं और ऐसे बच्चे भी होने चाहिए जो हायर क्लास भी है। आप केवल अच्छे बच्चों को पूछोगे तो पूरी क्लास अच्छी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। सारे बच्चे गलती से ख़राब बच्चे निकल गए तो पूरी क्लास ख़राब होगी, ऐसा भी नहीं होता है। तो सैंपलिंग का चुनाव करना, प्रतिदर्श का चयन करना अपने आप में एक समस्या है। और यहीं पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम किस प्रकार से अपने प्रतिदर्श को चुनें, किस प्रकार से अपने सैंपल को चुनें ताकि सही रिजल्ट निकल के आ जाए। तो बात ये होती है कि निर्देशन पद्धति की परिभाषा क्या है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, विद्वानों ने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से यहाँ पर परिभाषित किया इसको, जिसमें गुडे वन हॉट ने कहा है कि एक निदर्शन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि विशाल संपूर्ण का बहुत बड़े डेटा का एक छोटा प्रतिनिधि होता है। मतलब इस प्रकार से प्रतिनिधि निकालना जो उस सभी पूरे बड़े समूह के बारे में समझा दे। ठीक है। फेयरचाइल्ड के अनुसार निदर्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विशिष्ट समग्र में से निश्चित संख्या में व्यक्तियों, विषयों एवं निरीक्षणों को निकाला जाता है। जब बहुत बड़े समूह में से कुछ व्यक्तियों को या कुछ संख्याओं को निकाल लिया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है, वही निदर्शन होता है। जबकि प्रोफेसर AP श्रीवास्तव ने एक्सप्लेन किया है कि संपूर्ण में से अध्ययन के लिए प्रतिनिधित्व पूर्ण इकाइयों के चयन करने की विधि का नाम बहुत सारे डेटा में से कुछ डेटा को चुन लेना ही प्रतिचयन यानी कि निर्देशन विधि है। अब इसकी अपनी विशेषताएं हैं और इसकी विशेषताएं हैं तभी आज की डेट में सबसे ज़्यादा इसी विधि का प्रयोग होता है। हालांकि मैं बता दूं, निर्देशन विधि कभी भी 100% रिजल्ट नहीं बताता। जैसे कि मैंने कहा कि 4 बच्चों से सर ने पूछा, 4 बच्चे अगर ख़राब निकल गए पूरी क्लास ख़राब होगी? नहीं। 4 बच्चे बहुत अच्छे निकल गए पूरी क्लास अच्छी है? ऐसा भी नहीं। तो निर्देशन विधि से कभी भी 100% रिलायबल डेटा कलेक्ट होगा इसकी उम्मीद तो आप मत करिए। लेकिन उसके बावजूद इस विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इस विधि के माध्यम से हम बहुत ही जल्दी और अच्छे तरीके से वैज्ञानिक ढंग से आंसर निकाल सकते हैं। इससे हमारे समय, बल और सबसे इम्पॉर्टेंट पैसों की बचत होती है। तो इस विधि की विशेषताएं क्या है? निर्देशन विधि संपूर्ण सामग्री का एक प्रतिनिधि अंश होता है। इसका मतलब बहुत सारे डेटा के नहीं, हम एक बहुत ही छोटे अंश का अध्ययन करते हैं। निर्देशन का स्वरूप समग्र के अनुरूप में छोटा होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा डेटा नहीं और छोटा डेटा होता है। निर्देशन में शुद्धता की अधिक मात्रा में होनी चाहिए। इसका मतलब आप निर्देशन ऐसे चुनना पड़ेगा जो शुद्ध होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सही डेटा का प्रतिनिधित्व करता हुआ होना चाहिए। निर्देशन अध्ययन विषय के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि जिस विषय के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, मान लो क्रिकेट के प्लेयर चुनना है 100 विद्यार्थियों में से, तो वो 100 विद्यार्थी क्रिकेट खेलने वाले होने चाहिए, यानी कि क्रिकेट प्लेयर कबड्डी को चुन लिया तो गलत हो जाएगा। मतलब जिस उद्देश्य के लिए चुनना है उस उद्देश्य को पूरा करता हुआ होना चाहिए वो। अब निर्देशन प्रणाली के लाभ है, लाभ कहें, गुण कहें या फिर महत्व कहें, एक ही बात है सब कि अगर हम निर्देशन विधि का सैंपलिंग मेथड का प्रयोग करते हैं तो क्या फ़ायदा? सबसे पहला फ़ायदा कम खर्च,
क्योंकि अब हमें हर एक आंकड़ों के इकट्ठा करने के लिए घर घर नहीं जाना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति से पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है 100 लोग हैं और 100 में से 4-5 के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा कर लिया तो बाकी सब काम हो गया। इसमें हमारे पास कम खर्च होगा। कम खर्च का मतलब होता है पैसे कम खर्च होंगे, हमें समय कम चाहिए होता है क्योंकि हमें 100% डेटा के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं करनी है, कुछ के बारे में और कुछ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए समय की कम, अधिक गहन अध्ययन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास समय होता है, हमारे पैसे कम खर्च होते हैं, तो उनका प्रयोग हम जो है अपने अध्ययन को पूरा करने में कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा कम होता है, हमारे पास संख्या कम होती है और कम संख्या के बारे में अधिक अध्ययन कर पाना पॉसिबल होता है। इसके अलावा शुद्ध निष्कर्षों की प्राप्ति, निर्देशन प्रणाली के द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वह विश्वसनीय होते हैं क्योंकि अगर आंकड़ों को सही विश्वसनीय तरीके से इकट्ठा किया गया है तो यहाँ पर हमारा परिणाम भी क्या होता है, निष्कर्ष भी शुद्ध आता है। सूचनाओं की प्राप्ति में सुविधा, क्योंकि हमारे पास एक सीमित भाग में ही सूचना प्राप्त करनी होती है, हमारे पास लिमिटेड एरिया होता है और इस लिमिटेड एरिया में हमारे एक लिमिटेड डेटा होता है। इसके माध्यम से हमें जो जानकारियां हैं, जो सूचना है वो भी एक अच्छे तरीके से और सुविधापूर्वक प्राप्त हो जाती हैं। इसके अलावा प्रशासनिक सुविधा होती हैं। प्रशासनिक सुविधा का मतलब होता है संभालना, देखरेख करना, नियोजन करना, उसको विश्लेषण करने में बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि हमारे पास आंकड़े कम होते हैं। अब हमें 100% डेटा के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं करना है और 100% डेटा में से कुछ यानी कि मान लीजिए 20% का है तो 20% को पढ़ पाना, उनके संबंधित आंकड़ों को रख पाना, उनकी व्यवस्था कर पाना आसान होता है, यानी कि प्रशासनिक सुविधा होती है इस मेथड में। और इसीलिए मैं कहता हूँ इस मेथड का प्रयोग आंकड़ों को इकट्ठा करने में, इसी मेथड का प्रयोग हर एक जगह पर, चाहे हम बिजनेस की बात करते हैं, चाहे हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, सरकारी क्षेत्र में बात करते हैं, स्कूलों की बात करते हैं, हर जगह बेसिकली सबसे ज़्यादा इसी विधि का प्रयोग होता है, सैम्पलिंग का प्रयोग। आप अपने डेली लाइफ की ही बात करते हैं, हम अपने डेली लाइफ में भी सैम्पलिंग का ही प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसकी इतनी अच्छाइयाँ होने के बाद भी इसके कुछ सीमाएं हैं, कुछ दोष है। क्या है? इस विधि में सबसे इम्पॉर्टेंट पक्षपात की संभावना रहती है। जैसे स्कूल में टीचर से कह दिया कि सर एक क्विज कंपटीशन होने जा रहा है, आप 5 बच्चों को छांट लीजिए जिसको क्विज कंपटीशन में लेके जाना है, तो सर किसको छांटेंगे? सर उन्हीं बच्चों को छांटेंगे जो सर के प्रिय है। एक्चुअली में हो सकता है क्विज जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसका जो सबसे होनहार बच्चे से कि उस टीचर से नहीं बनती है तो उसको नहीं चुनेगा, तो यहाँ पर पक्षपात की पूरी संभावना होती है। नेक्स्ट, विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि सैम्पलिंग क्या मनमर्जी किया जा सकता है? नहीं, सैम्पलिंग मनमर्जी नहीं हो सकता। अगर मनमर्जी होता है तो गलत हो सकता है। जैसे कुछ कंपटीशन सर ने अपने मनमर्जी की चुनाव करके लेके जिसको उसका ज्ञान था उसको नहीं लिया, हो सकता है वहाँ पर कुछ वो हार जाए। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष निकालना है उसके लिए जो निर्देशन चाहिए, जो सैंपल चाहिए, उसका चयन करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है और वैज्ञानिक तरीके से होता है तो वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रतिनिधि निर्देशन के चुनाव में कठिनाई होती है। हम 100 लोगों में से किन 10 लोगों को चुने? 10 लोगों का अध्ययन करना है तो 100 में से किन 10 लोगों को चुने? वो 10 लोग किस प्रकार से होने चाहिए, किस तरीके से उनका चुनाव किया जाएगा, इसके बारे में बहुत परेशानी आती है। चुनाव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक्चुअली वो 10 लोगों का चुनाव कैसे हो, निर्देशन पालन की कठिनाई, इस प्रणाली में कठिनाई के आधार पर निष्कर्ष निकालने में अनुसंधानकर्ता को कठिनाई होती है क्योंकि जो 10 लोग आ गए अब उसको अध्ययन करने के बाद ही हमें रिजल्ट निकालना है। उस रिजल्ट कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। दिखता आसान है, एक्चुअली में उतना पॉसिबल भी नहीं है कि हम इस पर सही आंसर। आप बात करेंगे कि निर्देशन के प्रकार कैसे हैं। निर्देशन का प्रकार का मतलब होता है किस प्रकार से हम सैंपल को चुनेंगे, यानी कि सैंपलिंग कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड है। मेथड की बात करते हैं, बहुत सारे हैं। सबसे पहले है सविचार या उद्देश्यपूर्ण निर्देशन। हमारे उद्देश्य किस प्रकार से है, अगर हमें केवल अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं हम केवल उसी प्रकार का जो है सैंपल चूज़ करेंगे। दैव निर्देशन करेंगे। दैव का मतलब होता है जो एक रैंडमली ले लेंगे, जो हाथ में आ जाए उसी को चुन लेंगे, यहाँ पर किसी का पक्षपात होने की संभावना नहीं होती है। विस्तृत निर्देशन का मतलब डिटेल से जानकारी लेंगे, रंग, आयु, प्रकार, ये वो हर एक विशेषता, हर एक गुण, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए करेंगे। मिश्रित या स्तरित इन दोनों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा अन्य प्रकार होते हैं जैसे कोटा निर्देशन, बहुचरण, बहुस्तरीय, सुविधानुसार, स्वयं निर्वाचित, क्षेत्रीय निर्देशन, कई प्रकार से निर्देशन होता है। तो इन सब को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि आसानी रहे।
सबसे पहले है सविचार या उद्देश्यपूर्ण निर्देशन, डेलिब्रेट या पर्पसिव सैंपलिंग। इस विधि के अनुसार क्या होता है, वैसे तो लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ के देख सकते हैं। इस विधि में क्या होता है ना कि हमें किस लक्ष्य की पूर्ति करनी है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसी उद्देश्यों के आधार पर ही सैंपलिंग चूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अध्ययन करना है कि जो बिजनेसमैन है, जितने बिजनेसमैन हैं उनकी इनकम एक्चुअल में इनकम कितनी है, बिजनेसमैन की एक्चुअल में इनकम कितनी है। तो जब बिजनेसमैन की इनकम अर्न करना है तो हम मार्केट में जाएंगे, 100 बिजनेसमैन है, 100 में से 10 बिजनेसमैन को चुनना है और आसान हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है केवल बिजनेसमैन की इनकम, तो केवल हम बिजनेसमैन को जाएंगे और जो अच्छे हैं, ठीक ठाक है, जिससे हमारा व्यवहार बनता है, वहाँ से हम आंकड़े इकट्ठा कर लेंगे, तो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। यहाँ पर हमें 100% के बारे में नहीं, यहाँ पर कोई छांटना जांचना नहीं है, हमें केवल अपने उद्देश्य को ध्यान में रखना है। तो ऐसी इकाइयों को चुनता है जो समग्र का समुचित प्रतिनिधित्व करता हो और इजीली हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा दैव निर्देशन, दैव को रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं और ये निर्देशन का सबसे सही और आसान तरीका है और एक ऐसा तरीका है जहां पर पक्षपात की संभावना बिल्कुल नहीं होती है और किसी को ये नहीं पता रहता कि किसको चुना जा सकता है। रैंडमली किसी का भी नंबर आ सकता है। मान लो 100 बच्चे खड़े हैं, 100 बच्चों में से 10 बच्चों को चुनना है, 10 खिलाड़ियों को चुनना है, सारे खेलने के लिए तैयार है, अब 10 खिलाड़ी। तो यहाँ पर एक ऐसी विधि है कि इस 100 में 100 खिलाड़ियों में से किसी भी 10 खिलाड़ी को चुना जा सकता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा, किसी का भी नंबर आ सकता है, किसी का भी नहीं सकता है। सबके मन में होता है क्या पता मेरा है, क्या पता मेरा है। तो इस तरह की प्रणाली को दैव निर्देशन के नाम से जानते हैं। तो हार्पर ने कहा था कि एक दैव निर्देशन वह निर्देशन है जिसका चयन इस प्रकार हुआ हो जो कि समग्र प्रत्येक इकाई को सम्मिलित होने का समान अवसर, मतलब यहाँ पर सभी को एक समान अवसर मिला हो, किसी के साथ पक्षपात नहीं होता है, किसी को इधर उधर से नहीं उठा लिया गया है, एक रैंडमली सबको एक समान अवसर दिया गया ताकि तुम्हें चुना जा सके। ठीक है, इस पद्धति में कौन कौन सी इकाइयों के रूप में स्थान मिलेगा, ये बेसिकली झुकाव या इच्छा पर नहीं होता, अपितु पूर्ण रूप से संयोग पर किसी का भी नंबर आ सकता है, किसी को भी चुना जा सकता है। ठीक है, जैसे हमें हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों के आप प्रिंसिपल सर ने कह दिया 40 बच्चों को चुनना है, एक काम करो मेरे पास 5 बच्चों को भेज दो। और 5 बच्चे कौन से होंगे, उन्होंने कहा रोल नंबर 1, रोल नंबर 5, रोल नंबर 15, रोल नंबर 23 को भेज दो। उन्हें क्या पता इन रोल नंबर में कौन कौन बैठा हुआ है, उनको रोल नंबर पता ही नहीं है। तो उन्होंने रोल नंबर भेज दिया, इसके बाद बच्चों भेज दो, हमने बच्चों को भेज दिया। तो ये मतलब किसी को भी भेजा जा सकता था, अरे 40 बच्चों ने मुझे बुला सकता नहीं, उन्होंने इन बच्चों का बच्चे ले गए, बस ख़त्म हो गया। मतलब जब सभी को एक समान अवसर मिलता है, किसी का नहीं। लेकिन ये दैव निर्देशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे लॉटरी सबसे आसान, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला लॉटरी विधि। लॉटरी विधि में क्या होता है, बहुत सारी पर्चियाँ होती हैं, एक कागज़ में सबका नाम लिख दिया जाता है, फिर उसको एक सामान रख के एक कटोरे वगैरह में डाल दिया, डब्बे में डाल दिया, उसमें से अगर 10 लोग को चुनना है, जैसे लॉटरी नहीं खींचते हैं, लॉटरी में नाम आता है, उसमें से किसी का भी नाम निकाल के पढ़ दिया जाता है। तो किसी का भी लॉटरी विधि में किसी का भी नाम आ सकता है, उसमें सबको समान अवसर मिलता है। यहाँ पर किसी का कुछ नहीं है क्योंकि नाम लिखे। दूसरा होता है कार्ड या टिकट प्रणाली। एक ही आकार, रंग, मोटाई वाले कार्ड या टिकटों पर समस्त इकाइयों के नाम या नंबर अंकित कर दिए जाते हैं। इन सबको एक ड्रम में डालकर हिलाया जाता है और आवश्यकता अनुसार कार्ड निकलकर, मान लो 10 लोगों को चाहिए चुनाव करना है तो 10 कार्ड निकाल दिए जाते हैं बारी बारी से, जिसका भी नाम आ जाए वही चुना जा सकता है। लॉटरी और कार्ड दोनों एक ही तरीका होता है, दोनों एक ही तरीके में होता है। उसके अलावा नियमित अंकन प्रणाली होता है। इसके माध्यम से अगर 50 बालक है और 50 में से 5 बालक का चुनाव करना है, हम 50 को एक सीधी लाइन में खड़ा कर देंगे, 10-10 के, मान लो 10-10 के लाइन में 5 लाइन बना कर दिया। फिर हमने कहा ये 5 लाइन में खड़ा कर दिया, जो बीच की जो लाइन है वो वाले लाइन के सारे बच्चे आ गए। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, जो 5वें नंबर में खड़े हैं वो सब लोग आ जाओ। तो 5वीं लाइन वाले सबको आ जाते, किसको पता था कौन कहाँ पर खड़ा हो रहा था, आ गए। तो ये नंबर प्रणाली भी सही होता है। इसके अलावा अनियमित अंकन प्रणाली होता है। यहाँ पर किसी मन मर्जी किसी को भी रैंडमली उठा के दे दिया, जैसे प्रिंसिपल ने कहा था इसके 1 2 5 10 किसी को भी उठा के बोल दिया, तो नियमित अंकन प्रणाली के नाम से होता है। इसके अलावा होता है ग्रिड प्रणाली। किसी क्षेत्र का सैंपल बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान क्षेत्र का मानचित्र लेकर उस पर पारदर्शक ग्रिड को रखते हैं और चुने हुए वर्गों के नीचे पड़ने वाले क्षेत्र में निशान। यहाँ पर क्या कहते हैं, मैप के अनुसार। ये बेसिकली बहुत जो बड़े बड़े एरिया में होता है, जैसे मैप रख दिया,
इस मैप में बताना है हमें कितने लोग जो चाहिए, 100 लोग चाहिए। अब ये एक एरिया है, इस एक एरिया है, इस एक एरिया है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो हमें तो ग्रिड होता है कोई भी एक, जैसे मान लो लूडो खेलते हैं तो उठा के उसमें डाल दिया, एक ग्रिड जहाँ पर आएगा वहाँ से एक लोग को लेना है। तो लूडो खेल दिया, यहाँ पर एक आया, एक यहाँ पर एक बार आया, यहाँ ले लिया, यहाँ पर एक आया, यहाँ पर ले, मतलब हर जिस ग्रेड से लोग आएंगे, अब जैसे 10 पूरे हो जाएंगे बस खेलना बंद कर देंगे। इस तरह से हम इजीली हम अपने चुनाव कर सकते हैं और कोई ये नहीं कर सकता बेईमानी हुई है, क्योंकि हमने किसके अकॉर्डिंग किया, वो ग्रिड के अनुसार पासे के अकॉर्डिंग किया। उसके नीचे जिसका नंबर आया हमने ले लिया, जिसका नहीं आया नहीं लिया, ख़त्म कहानी। एक होता है टिपेट प्रणाली। वैसे टिपेट प्रणाली एक वैज्ञानिक प्रणाली है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम होता है क्योंकि ये थोड़ा सा जो है थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है। यहाँ पर 10,400 संख्याओं को एक पुस्तक में विभिन्न पृष्ठों में लिखा गया है और उस पृष्ठों के आधार पर जिसको अपनी हिसाब से उस पृष्ठों को पढ़ने के बाद उसको आवश्यकता अनुसार नंबर में लिए जाते हैं। और टिपेट की ये प्रणाली आज बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है, क्योंकि उस प्रकार से मतलब कागज़ों में नाम लिख दिया जाता है और कॉपीज में उस प्रकार से कहा जाता है आप बताओ कौन सा है, वो एक नंबर बता दिया, इतना नंबर, फिर उसने कहा इतना नंबर, उसने कहा ये इतना नंबर, और उसके बाद जो भी नंबर आ जाता है वो निकाल के आ जाता है। तो यहाँ पर नंबर प्रणाली भी प्रयोग करते हैं। विस्तृत निर्देशन पद्धति। विस्तृत निर्देशन प्रणाली का मतलब होता है ये एक ऐसी प्रणाली है जहाँ पर आंकड़ों के गुण, विशेषता या फिर क्षेत्र के आधार पर अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है और उन सभी ग्रुप के आधार पर गुण, विशेषता या क्षेत्र के आधार पर वहाँ से आंकड़ों को कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसको बोलते हैं विस्तृत निर्देशन प्रणाली। मान लो अगर क्षेत्र के हिसाब से करें कि मान लो हमें क्या चुनना है, कोई भी आपका एरिया है, आपके एरिया में 5 आपके स्कूल में बच्चे हैं, आपको स्कूल में बच्चे हैं, आपके स्कूल के बच्चों को चुनना है और क्षेत्र वाइज चुनना है, ताकि हम जो हर क्षेत्र को थोड़ा प्रतिनिधित्व करें, हमें अपना प्रचार करना है, बच्चों को चुनना है। तो हमने जो क्षेत्र है मान लो ये है गोकुलपुर है या उधमपुर है या फिर लखीमपुर है, यहाँ पर रामपुर है, यहाँ सभी को अलग अलग की यहाँ से जो बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पर से 10 बच्चे हैं, यहाँ से 5 बच्चे हैं, यहाँ से 4 बच्चे हैं, यहाँ से 2 बच्चे हैं, तो यहाँ से 10 बच्चों में से 2 बच्चे चुन लिए, 5 में से 1 चुन लिया, 4 में से 1 चुन लिया, यहाँ से 1 चुन लिया। इस तरह से एरिया इसके हिसाब से विस्तृत अध्ययन करने के बाद अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए क्षेत्र के हिसाब से, रंग के हिसाब से, रूप के अकॉर्डिंग, रोल नंबर के अकॉर्डिंग, कोई भी एक विशेषता के अकॉर्डिंग जब आंकड़ों को चुनते हैं वो हमारा विस्तृत निर्देशन प्रणाली कहलाता है। इसके अलावा होता है मिश्रित एवं स्तरित। मिश्रित और स्तरित ये जो है हमारा किसका, दैव निर्देशन और उद्देश्यपूर्ण निर्देशन, इन दोनों का एक मिश्रित फॉर्म होता है, जहां पर हम जो है निर्देशन पद्धतियों के प्रमुख लाभों और कार्यों को संयुक्त रूप से प्राप्त करते हैं। मतलब यहाँ पर साविचार, उद्देश्य और दैव दोनों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक साविचार हम क्षेत्र के हिसाब से बांट लेते हैं और हर क्षेत्र में से लॉटरी निकालते हैं, भाई हमें इन सभी क्षेत्रों से बच्चे चाहिए, लेकिन कौन से बच्चे चाहिए, चलो लॉटरी निकाल लो। हमने अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग बांट दिया और फिर उस ग्रुप के अकॉर्डिंग लॉटरी निकालने के बाद ही बच्चों को चुन लिया। जब इन दोनों का एक साथ प्रयोग होता है तो उसी को बोलते हैं स्तरित निर्देशन। प्रोफेसर सिन पाओ यंग ने कहा था मिश्रित निर्देशन का तात्पर्य समग्र इकाइयों में से उन निर्देशनों को लेना जिनमें एक रूपता पाई जाए, और जैसे कृषि के प्रकार, कृषि के आकार, जमीन का स्वामित्व, शिक्षा का स्तर, आमदनी, लिंग, सामाजिक समूह, उपनिर्देशनों के आधार पर आने वाले इन तत्वों को सम्मिलित रूप से एक प्रारूप या श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसी भी प्रकार से श्रेणी वाइज बांट लो और बांटने के बाद अब हमें पता है कि इसमें से कितने कितने बच्चे लेने हैं, फिर उसकी लॉटरी करो, फिर उसका दैव निर्देशन करो, तब आसानी से आंकड़े हमें सही तरीके से मिल जाता है। अन्य प्रकार है कोटा निर्देशन। कोटा में क्या होता है ना, कोटा में गुणों के आधार पर एक नंबर फिक्स कर दिया जाता है कि इस ग्रुप से हमें इतने नंबर चाहिए ही चाहिए, यहाँ से हमें इतना नंबर चाहिए, यहाँ से इतना नंबर चाहिए, अब वहाँ से ये चुन के लेके आओ डेटा। जैसे हमारे पास स्कूल है, क्लास 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, 8th के बच्चे भी है, 11th के बच्चे है। 11th में 4 बच्चे चाहिए, 10th के 2 बच्चे चाहिए, 12th के 6 बच्चे चाहिए, 9th के 4 बच्चे चाहिए। हमने पहले ही बता दिया हमें इस क्लास के इतने बच्चे चाहिए। तो ये तो कोटा प्रणाली, जहाँ पहले से ही किसी चीज़ का नंबर फिक्स हो जाता है कि कहाँ से कितने बच्चे चाहिए। अब वो बच्चे कैसे आएंगे वो अलग बात है, हो सकता है वहाँ पर पक्षपात हो किसी भी तरह का, लेकिन वहाँ से आसानी से चुना जा सकता है जब पहले से ही। इसके अलावा बहुचरण प्रणाली में क्या होता है, निर्देशन की इस पद्धति के अंतर्गत अनुसंधान करते समय एक ही समय में कई महत्वपूर्ण समस्याओं का अध्ययन हेतु सामग्री एकत्रित कर दी जाती है। एक ही समय में अलग अलग प्रकार में अलग अलग तरीकों को, अलग अलग विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है और हर विशेषता के अनुसार आंकड़ों को चुना जाता है।
फिर है बहुस्तरीय इसमें इकाइयों का चुनाव अनेक स्तरों पर किया जाता है। बहुस्तरीय निर्देशन पद्धति में अनुसंधान की इकाइयों का चुनाव क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। यहाँ पर क्षेत्र के आधार पर होता है, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे खिलाड़ी चुनना है, पंजाब से भी लेना है, यूपी से भी लेना है, बिहार से भी लेना है, महाराष्ट्र भी लेना है। जब एरिया के अकॉर्डिंग खिलाड़ी चुनना है तो उसको क्षेत्रीय निर्देशन कहते हैं। और सुविधा निर्देशन मतलब यहाँ पर कोई विशेष वैज्ञानिक पद्धति नहीं। सुविधा का मतलब होता है चुनने वाले को ये पूरे के पूरा राइट दे दिया जाता है, भाई आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका उद्देश्य है, ये उद्देश्यपूर्ण के अकॉर्डिंग होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, भाई हमें नहीं करना है, जो मर्जी वो करो, आपको खिलाड़ी चाहिए ले जाओ, जो पसंद हो उसको लेके जाओ। तो जब चुनने वाला अपनी सुविधा के अनुसार अपने मन मर्जी से चुनाव करता है तो उसको सुविधानुसार निर्देशन के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आपके तमाम निर्देशन की विधियाँ, इसके गुण विशेषताएं। तो कैसा लगा? कहीं पर कोई डाउट है तो अपने डाउट को बेझिझक बेधड़क खटाखट पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके जवाब आपको मिलते रहेंगे। आपकी समस्या का समाधान मैं करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।